नमस्कार दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक नया चैप्टर इकोनॉमिक्स का इन्फ्लेशन। ठीक है, ये काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन पिछले दरोगा में जो पूछा गया था बहुत इम्पोर्टेंट है, तो पूछ सकता है। तो ये हम लोगों को पढ़ना है। पहला चैप्टर का नाम है इन्फ्लेशन, मुद्रा मुद्रास्फीति। स्फीति मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन। ठीक है, ये है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। बहुत अच्छा ये है। देखो, इसका सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखो, मुद्रास्फीति को पढ़ने से पहले बेसिक टर्म को समझ लेते हैं। बेसिक टर्म को हम लोग समझ लेते हैं। देखो, बेसिक टर्म में क्या है? सबसे पहला होता है मुद्रा। मुद्रा मुद्रा जिसको हम लोग बोलते हैं मनी। मनी मनी ये क्या करता है? वह माध्यम है जिसमें वस्तु और सेवाओं को खरीद और बिक्री होती है। समझ रहे हो ना? मतलब बोल सकते हो, वह माध्यम जिसमें जिसमें वस्तु और सेवाओं का की खरीद बिक्री होती है। यही होता है ना? एक चीज आप दो, दूसरा चीज लोगे जैसे। और मुद्रा क्या होती है? रुपया में हो सकता है, डॉलर में हो सकता है, इस तरह से होती है। मतलब मुद्रा एक ऐसा चीज है जिसके माध्यम से वस्तु वस्तु और सेवाओं की खरीद बिक्री आप कर सकते हो। जैसे मान लो आपको लैपटॉप लेना है, तो क्या करोगे? लैपटॉप लोगे, डॉलर दोगे या पैसा दोगे? आप ये दो, ये मिल जाएगा। यही ना? दूसरा होता है मूल स्तर। मूल स्तर मूल स्तर का मतलब होता है प्राइज लेवल। प्राइज लेवल देखो, मूल स्तर का मतलब होता है प्राइज लेवल। किसी देश में वस्तु और सेवाओं का औसत दाम स्तर। अगर वस्तु के दाम बढ़ते हैं तो मूल स्तर भी बढ़ता है। मतलब ना, मूल स्तर क्या होता है? एवरेज प्राइस होता है कि जहाँ पे आम पब्लिक, हर कोई व्यक्ति खरीद सकते, तो एवरेज प्राइस किया माना जाता है, वही मूल स्तर माना जाता है। इसका इतना ही प्राइस हो सकता है। अगर मूल बढ़ेगा तो घटेगा, ये भी हो सकता है, लेकिन इतना एवरेज प्राइस फिक्स होती है। मतलब ना, किसी देश में वस्तु और सेवाओं का औसत दाम स्तर होता है, एवरेज प्राइस होती है। ठीक है, अब होती है, ये तो था मुद्रा का मूल स्तर था। एक है क्रय शक्ति। क्रय शक्ति क्रय शक्ति जिसका मतलब होता है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर। देखो, इसका मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति या मुद्रा से खरीदी जा सकने वाली वस्तु की मात्रा, यही तो परचेजिंग पावर होता है। मतलब ना, कि हम किसी व्यक्ति या मुद्रा से, मतलब हम रुपया से जो वस्तु हम खरीद रहे हैं, वस्तु खरीद रहे हैं, तो क्या होगा? वही हमारा क्रय शक्ति होगा। मतलब किसी व्यक्ति या मुद्रा से खरीदी जा सकने वाली वस्तु की जो मात्रा होगा, वही क्रय शक्ति होगा। आप देखते हो ना, जब दाम बढ़ता है ना तो मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। अगर मान लो प्राइस बढ़ गया, मान लो अभी 10 रुपया में
20 रुपया में आप 20 रुपया में आप कोई चीज सामान खरीद रहे थे, मान लो कुछ भी, मान लो आटा खरीद रहे थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ ना, 40 रुपया हो गया आटा का दाम, तो क्या होगा, जो आटा है ना वो घट जाएगा, परचेजिंग पावर जो होगी वो घट जाती है। समझ रहे हो ना, क्रय शक्ति आम पब्लिक का घट जाता है। समझ रहे हो ना, यही 3 स्तर हम लोग को अच्छे से समझना था। मूल स्तर क्या होता है और क्रय शक्ति क्या होता है, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये चैप्टर से मध्य निषेध का जो आया था ना, उसमें से पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ये कंसेप्चुअल पूछा जाता है। अगर आप सही से नहीं पढ़ोगे, चाहे क्या बोलते हो, एक चैप्टर है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी 2-3 चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें से ये जब तक कंप्लीट नहीं रहेगा ना, तब तक आप वहां पे नहीं समझ पाओगे। समझ रहे हो आप, तो इसीलिए ये इसको समझना बहुत जरूरी है, अच्छे से समझ लो। देखो अब आती है इसका होती क्या है। तो देखो सबसे पहले हम लोग समझते होती क्या है, डिफिनेशन। जब 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 किसी जब किसी देश में देश में देश में वस्तु वस्तु मतलब देखो गुड्स बोला जाता है, गुड्स, वस्तु और सेवा सेवा सेवाओं सेवाओं के जो मूल स्तर है, मूल स्तर में क्या होती है, निरंतर वृद्धि वृद्धि होती है। उसी को क्या बोला जाता है, इन्फ्लेशन बोला जाता है। मतलब ना किसी भी देश में जब वस्तु, गुड और सेवाओं में कुछ भी सेवा आप ले सकते हो, जैसे होटल, डॉक्टरी का सेवा, लॉयर का सेवा, टीचर का सेवा, ये सब ले सकते हो। तो जो उसका जो प्राइस है, मूल स्तर है, प्राइज लेवल वो क्या हो गया, लगातार वृद्धि हो रही है, घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसी को बोला जाता है मुद्रास्फीति। मतलब सीधा कह सकते हो ना, बाजार में जो चीजें का दाम लगातार बढ़ते जाते हैं, उसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है। जैसे मान लो आपने एक साल में, एक ईयर में आपने आपने क्या किया, एक 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 किलो चावल, 1 केजी चावल आप क्या कर रहे थे, 40 रुपया में खरीद रहे थे, ठीक है, मान लो 2025 में। लेकिन क्या हो गया, अगले साल 2026 में क्या होगा, यही 1 केजी चावल आप कितना में खरीद रहे हो, 50 रुपया में खरीद रहे हो। तो देख रहे हो ना, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 10 रुपया का सीधा वृद्धि हो गया। तो क्या हो रही है, मुद्रास्फीति हो रही है। यही मुद्रास्फीति का उदाहरण है, मुद्रास्फीति का उदाहरण है। समझ रहे हो आप, मतलब ना जब भी किसी देश में वस्तु, गुड्स और सेवाओं का जो मूल स्तर है, उसमें नियंत्रण वृद्धि होती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। मतलब ना अभी अभी 1 केजी चावल आप 40 रुपया में खरीद रहे थे, लेकिन वही 1 केजी चावल आप 50 रुपया में खरीदोगे अगले साल। 2025 से 2026 में क्या हो गया, मुद्रास्फीति हो गई। अब देखो इसका टाइप्स होती है, तो ये समझ में आ गया मुद्रास्फीति। ठीक है, आगे चलिए। बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में देखो, इकोनॉमिक्स में कोई चैप्टर्स नहीं है ये, लेकिन इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है जिसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा, अगर इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझना है तब। समझ रहे हो आप। देखो आगे,
देखो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन मतलब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इसका मतलब हो गया मुद्रा स्फीति के प्रकार। मुद्रास्फीति के प्रकार। देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं दर के आधार पर, दर के आधार पर मतलब रेट, रेट के अनुसार। तो देखो एक होती है क्रीपिंग, एक होती है क्रीपिंग, क्रीपिंग, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इसका मतलब होता है मध्यम, मध्यम मुद्रा स्फीति, मुद्रास्फीति। देखो इसमें क्या होता है ना, इसका जो रेट होगा वो बहुत हल्का, मतलब 3% तक ही बढ़ेगा, 3% तक ही बढ़ेगा, बहुत कम, 3% तक। मतलब ना कीमत का जो प्राइस होगा, प्राइस का जो लेवल होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे, धीरे धीरे कीमतें बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेगी, ठीक है, 3% तक। ये होती है क्रीपिंग, क्रीपिंग मध्यम मतलब मध्यम मुद्रास्फीति। एक होती है दूसरा जिसको बोला जाता है वॉल्किंग, वॉल्किंग इन्फ्लेशन। इसका है इंग्लिश है मध्यम, मध्यम दर, मध्यम दर। मतलब ना इसमें क्या होगा, इसमें 3% से 10% तक बढ़ेगा, 10% तक बढ़ेगा। मतलब समान आर्थिक विकास के साथ, समान आर्थिक विकास के साथ, ठीक है, ये बढ़ेगा। एक होती है रनिंग, एक होती है रनिंग, रनिंग, रनिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब है ना कि बहुत तीव्र मुद्रास्फीति, बहुत तीव्र मुद्रास्फीति। इसका मतलब हो गया कि ये बढ़ेगा 10 से 20% तक, 10 से 20% तक बढ़ेगा, 10 से 20% तक बढ़ेगा। मतलब कीमतें तेजी से बढ़ेगी, जो कीमतें होंगे, कीमतें तेजी से बढ़ेगी, बढ़ेगी, ठीक है। अति मुद्रास्फीति, अति मुद्रास्फीति, अति मुद्रास्फीति। इसका मतलब होगा हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। इसमें क्या होगा ना, 20% से ज्यादा से बढ़ेगी, 20% से ज्यादा से बढ़ेगी। मतलब मुद्रा का जो मूल्य होगा ना, जो रुपया का वैल्यू होगा वो बहुत कम हो जाएगा, बहुत मतलब वैल्यू जो इसका होगा, वैल्यू कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो प्राइस होगा, वस्तु का जो प्राइस होगा, वस्तु का जो प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा। ये बहुत होती है। तो देखो यहाँ पे 4 तरह के हम लोग को पढ़ना होता है। एक क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ये मध्यम मुद्रास्फीति होता है, इसका प्राइस मात्र 3% तक बढ़ता है, वो धीरे धीरे कीमतें बढ़ेगी। लेकिन एक होती है वाल्किंग इन्फ्लेशन, ये होती है मध्यम दर से, ये 3% से 10% तक बढ़ेगा। मतलब ना समान आर्थिक विकास के साथ ये काम करते रहेगा। लेकिन एक होती है रनिंग इन्फ्लेशन, तीव्र मुद्रास्फीति, ये 10 से 20% तक बढ़ेगा
और कीमतें तेजी से बढ़ जाएगी। और एक होती है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन इसमें क्या होगा, जो रुपया का वैल्यू होगा वो बहुत कम जाएगा और वस्तु की प्राइस बहुत हाई हो जाएगी। ठीक है, ये होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये होती है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। एक होती है क्रिपिक इन्फ्लेशन, वाल्किंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन और मुद्रास्फीति मीन हाइपर इन्फ्लेशन। ये काफी डेंजर हो जाता है। ये यहाँ अगर देखो, ये खुद हद तक सही है, ये खुद हद तक सही है, यहाँ तक भी सही है, यहाँ तक भी सही है। अगर यहाँ तक कोई देश का आर्थिक स्थिति सही है, मतलब देश विकास भी कर रहा है, थोड़ा सा अगर महंगाई बढ़ रही है तो पब्लिक उसको सस्टेन कर पा रहा। लेकिन ये वाले जो होती है ना, अति मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन, ये काफी खतरनाक हो जाता है। समझ रहे हो आप, काफी खतरनाक हो जाता है। तो आगे चलते हैं। ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन था। ये रेट के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा। देखो आगे है, आगे हम लोग को पढ़ना है कारण के आधार पर। कारण क्या है, कारण, कारण के आधार पर देखो कारण क्या है। पहला होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक होती है डिमांड, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है ना, जब मांग बढ़ जाती है लेकिन वस्तु की आपूर्ति उतना नहीं हो पाती है। जैसे डिमांड तो पूरा बढ़ रही है, मतलब जब जब मांग मांग बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन वस्तु की जो आपूर्ति है, वस्तु की आपूर्ति, आपूर्ति जो है वो उतनी ही रहती है। तो क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। कहने का मतलब हुआ कि मान लो कि आपका आपका मान लो एक लैपटॉप है, लैपटॉप है, मान लो डेल का लैपटॉप है। अब डेल का लैपटॉप का डिमांड बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। लेकिन जो कंपनियां हैं, डेल की कंपनियां हैं, वो मात्र ही 500 लैपटॉप की प्रोडक्शंस कर पा रही है, प्रोडक्शंस कर पा रही है। देखो मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन प्रोडक्शन तो सेम ही है। प्रोडक्शन ना घटा है ना बढ़ा है। डिमांड के अनुसार प्रोडक्शन को भी बढ़ाना चाहिए था लेकिन बढ़ ही नहीं रहा है, प्रोडक्शन सेम है। तो इसको बोला जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है। एक होती है कोस्ट पुश इन्फ्लेशन, पुश इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। देखो कोस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होता है ना, जब उत्पादक जो लागत है, कच्चा माल, मजदूरी सब बढ़ जाती है और कीमत भी बढ़ जाता है। मतलब ना उत्पादन में जो उत्पादन का सामान होता है, उत्पादन का जो सामान होता है, जिस उत्पादन लागत, लागत वो बढ़ गया। उत्पादन लागत में क्या हो जाएगा, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, कच्चा माल हो गया और मजदूरी, मजदूरी, मजदूरी सब बढ़ गया। तो क्या होगा आपको पता है ना, जब ये सब बढ़ जाएगा तो कीमत भी बढ़ जाएगी, कीमत भी बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है। मान लो कि आप मान लो पटना से
पटना से, मान लो पटना से गया, गया के लिए जो रेट था, मतलब किराया था, किराया 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 100 रुपया था, और ये बढ़ के 200 हो गया। तो जैसे ही किराया बढ़ेगा ना, तो हर चीज का सामान का दाम भी बढ़ जाएगा। तो इसको बोला जाता है कोस्ट पुश इन्फ्लेशन, कोस्ट पुश इन्फ्लेशन, और इसको बोला जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो ये था, ये किसके कारण, कारण के आधार पर हम लोग को डिवाइड करते हैं, और वो जो मैंने बताया था ना, वो रेट के आधार पर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये था हमारा आगे। अब है कारण क्या है, ऐसा कारण क्या है। देखो बहुत सारे कारण है, आप तो जनरल पढ़ाई करते हो तो पता ही चल जाता हो कि क्यों महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ने का बहुत सारे फैक्टर होती है, एक फैक्टर को हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, बहुत सारे फैक्टर होती है, लेकिन जो मेजर फैक्टर है ना, उस पे हम लोग को फोकस करते हैं। देखो मुद्रास्फीति मतलब कारण क्या होती है, कारण बहुत सारे कारण है, अनगिनत कारण है। पहला क्या है, जनसंख्या बढ़ना, मतलब आप बोल सकते हो कि कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन मतलब कारण क्या है, कारण क्यों बढ़ता है, ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे कारण है, जनसंख्या बढ़ जाना, आय बढ़ जाना, सरकारी खर्चा बढ़ जाना, प्राकृतिक आपदा आ गया या उत्पादन नहीं हुआ। प्राकृतिक आपदा मतलब जैसे अभी पंजाब में आपदा आया और चावल गेहूं पैदा ही नहीं हुआ, तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा। तो जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, उसकी रेट बढ़ ही जाएगी। उत्पादन लागत में वृद्धि हो गया, अधिक मुद्रा छपाई हो गया, बहुत सारे कारण होते हैं। तो आप जानते हो ना, मतलब ना बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को कारण से ज्यादा पढ़ना है कि इसका इफेक्ट क्या होगा। कारण तो देखो बहुत है, आप भी समझते हो कारण क्या है, जनरल भाषा में समझ सकते हो। इसका इफेक्ट क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। इफेक्ट क्या होगा आम पब्लिक पे, इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो कारण आपसे कभी नहीं पूछेगा, क्यों, क्योंकि कारण एक नहीं है, कारण बहुत सारे हैं, हर एक कारण ही है मुद्रास्फीति का। मुद्रास्फीति के प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे लाइफ पे, मतलब हमारे जनरल लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो दो तरीका से समझते हैं, इसका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखो अगर इन्फ्लेशन हुआ तो किसको फायदा होगा, किसको लाभ होगा, किसको लाभ होगा और किसको हानि होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में पूछ सकता है। जो दरोगा का आपने एग्जाम दिया होगा, दरोगा का नहीं था, 38 सीट था या 35 सीट था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो सबसे पहले लाभ किसको होगा, मान लो ऋण 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 करता, जो ऋण देते हैं, ऋण ऋण करता, ऋण करताओं को, ऋण करताओं मतलब जो बैरो, बैरो 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 करते हैं, उनको फायदा होगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि ऋणकर्ताओं को फायदा होगा। कैसे फायदा होगा, मैं आपको समझाता हूँ इसको डिटेल में, कैसे फायदा होगा आप बता सकते हो। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि हमारे डेली लाइफ में इसका किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। समझ रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा गया था। समझ रहे हो, देखो सबसे पहले ना कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन नहीं पूछेगा, क्योंकि बहुत सारे कारण है ना, एक हर देश का एक बहुत सारे कारण हो सकते हैं इन्फ्लेशन का, लेकिन उसका इफेक्ट क्या पड़ती है आम समाज में, आम पब्लिक में, आम लोगों में, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ना
किसको फायदा होता है और किसको नुकसान होता है। देखो जब महंगाई बढ़ती है तो यही होता है ना, दो तरह के लोग होते हैं, एक को तो फायदा हो जाता है और एक को नुकसान होता है। कोई चाहता है महंगाई पूरा बढ़े और एक होती है कि महंगाई घटे। ठीक है, तो ये समझते हैं। देखो इन्फ्लुएंस का, देखो एक चीज समझो, इन्फ्लुएंस का इफेक्ट हर व्यक्ति पर अलग अलग होता है। समझ लो, एक चीज समझो, इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखो कॉजेज मतलब कारण क्या है महंगाई का ना, ये कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो आप सही मार्क के आ जाओगे, क्योंकि वहाँ पे जनरल भाषा है, आप तो समझ ही रहे होगे कि क्यों महंगाई बढ़ती है, इतना तो आप समझदार है ही हो। लेकिन कारण क्या है ना, इसका किसका फायदा होगा किसका नुकसान होगा, ये थोड़ा सा अच्छे से समझना है। पॉजिटिव इम्पैक्ट किसको पड़ेगा, तो हम लोग समझते हैं मुद्रा स्फीति के प्रभाव। प्रभाव मतलब इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ये है। तो देखो सबसे पहले ये समझो, देखो इन्फ्लेमेशन का इफेक्ट सबसे पहले हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, यहाँ नोट करो। इन्फ्लेमेशन का इफेक्ट जो होती है वो हर व्यक्ति पर अलग अलग होती है, अलग 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 होता है, अलग अलग होता है। कैसे अलग अलग होता है, मतलब ना देखो दो तरह का फैक्टर होती है, किसी को फायदा होता है, किसी को बहुत ज्यादा फायदा होता है, समझ रहे हो ना, किसी को बहुत फायदा होती है मतलब बेनिफिट, और किसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसे बेरोजगार लोग को बहुत नुकसान होता है, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग नुकसान झेलते हैं, इससे लॉस लॉस होती है। ठीक है, और फायदा समझो, मतलब ना किसको फायदा होता है किसको नुकसान होता है। देखो इन्फ्लेमेशन पड़ती है तो क्या होती है, किसको फायदा और किसको नुकसान होती है, ये समझते हैं। मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होती है, ऋणकर्ताओं को फायदा हो जाता है, जो ऋण लेते हैं ना, बैरो करते हैं किसी से, उनको मतलब जो ऋण लेते हैं उनको फायदा हो जाता है। समझो इन्फ्लेमेशन के समय में जब इन्फ्लेमेशन बढ़ती है ना, देखो क्या होती है, जब इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो सबसे पहले क्या होगा, जो पैसा का वैल्यू है, पैसे का क्या होगा, पैसे का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा मतलब इन्फ्लेमेशन बढ़ा तो जो पैसे का वैल्यू है वो कम हो जाएगा, मतलब परचेजिंग पावर जो है ना वो घट जाएगा। ठीक है, घट जाएगा, यानी जो आज 100 रुपया में सामान मिलता है, जो सामान आप 100 रुपया में खरीद रहे थे, 100 रुपया में खरीद रहे थे, वो क्या है 120 रुपया में आप खरीद पाओगे। ठीक है, 120 रुपया में खरीद पाओगे। अब सोचिए, आपने आपने क्या किया, बैंक से लोन ले लिया, बैंक से बैंक से आप लोन ले लेते हो, लेते हो लोन, लेने वाला है, लेने वाले की मैं बात कर रहा हूँ, लेना, लेते हो। ठीक है, तो क्या होता है, नॉमिनल अमाउंट तो वापस वही करना है, मान लो
आपने 22,000 मतलब 12,000 रुपया आपने लोन लिया। तो लोन लिया तो चलो इंटरेस्ट तो आप दे ही रहे हो, इंटरेस्ट आप दे रहे हो, लेकिन इंटरेस्ट जो एक बार हो जाती है ना फिक्स वही रहता है। ऐसा नहीं कि हर बार इंटरेस्ट जो होती है ना वो बढ़ते जाती है, बैंक इसीलिए तो बहुत कैलकुलेट करके इंटरेस्ट डालती है। तो लोन लिया तो जो नॉमिनल अमाउंट होगा वही दोगे। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल और ये हो गया हमारा अमाउंट। मान लो आपने 10,000 का लोन लिया, ठीक है, 10,000 का लोन लिया और इन्फ्लेशन का जो वैल्यू था ना, देखो ये तो 10,000 था, लेकिन इन्फ्लेशन हुआ और वो घट के पता है 8,000 वैल्यू रह गया। रियल में 8,000 उसका वैल्यू है, दिखने में लग रहा है वो 10,000 है, लेकिन वो 8,000 है। समझ रहे हो, 8,000 है, ठीक है। लेकिन जब तो क्या होगा इसमें, चिप मनी हो जाएगा, रिपेमेंट करेगा ना। तो आप समझ रहे हो ना किसको फायदा होगा, फायदा इन्फ्लेशन को होगा, मतलब जो लेंगे पैसा उसको फायदा हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। तो इसमें किसका फायदा होता है, लेने वाला को, मतलब ऋणदाता, लेने वाले को नहीं, लेने वाले को फायदा होता है, लेने वाला फायदा में रहता है और देने वाला नुकसान में रहता है। समझ रहे हो, ये होती है, समझ में आया भाई। समझा, मतलब ना देखो फायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ। तो फायदा हो गया लेने वाले को, फायदा हो गया लेने वाले को, और जो पैसा दिया ना वो उसको नुकसान हो गया। मतलब अगर इन्फ्लेशन है तो बैंक को नुकसान होता है और जो लोन लेता है उसको फायदा होता है। समझ रहे हो आप, मतलब लाभ जो होगा जिसे जिसे फायदा होता और हानि जिसे नुकसान होता। तो लाभ किसको होगा, मान लीजिए आपने किसी से 10,000 उधार लिया, एक साल बाद वही 10,000 लौटाओगे, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो कम गई है, तो वैल्यू तो वही रहेगी ना, लेकिन 8,000 के बराबर हो जाएगी। इसलिए मतलब ना आपको फायदा हुआ है। तो इन्फ्लेशन में उधार लेने वाले को फायदा होता है, सीधा बोल सकते हो। मैं पूरा डिटेल आपको समझा सकता हूँ। यही क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। तो देखो यही पूछा गया था। तो क्या होती है मतलब ना, इन्फ्लेशन के समय में क्या होगा, उधार लेने वाला, उधार लेने वाला का फायदा होगा, मतलब बेनिफिट होगा, फायदा होगा, फायदा होगा, और उधार उधार देने वाले का नुकसान होगा, नुकसान होगा। समझ रहे हो कैसे, जैसे मान लो कि आपने 10,000 का उधार लिया, 10,000 का उधार लिया, ठीक है, और इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, तो आप तो 10,000 लौटाओगे, लेकिन पता है ये 10,000 का जो वैल्यू है ना वो 8,000 में चेंज हो गया है। मतलब ना पहले आप 100 केजी चावल, मतलब आप मान लो 10,000 में आप एक अच्छा सा फोन खरीद सकते थे, 10,000 में आप मान लो 1,000 केजी चावल खरीद सकते थे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चावल खरीद सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। आप पता है मात्र 700 केजी चावल ही खरीद पाओगे। तो देख रहे हो ना, फायदा किसको हुआ, फायदा हो गया उधार लेने वाले को, और देने वाले को क्या हो गया, भारी नुकसान हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, मतलब ना बिजनेसमैन और सेलर को फायदा हो जाता है।
क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो बिजनेसमैन वाले को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, इन्फ्लेशन में बहुत फायदा होता है, क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है तो उच्च दाम में उसको हम बेच सकते हैं। जैसे मान लो किसान जो है वो गेहूं 2000 में बेचता है, लेकिन अगले साल इन्फ्लेशन से 2500 हो गया, तो उसकी कमाई बढ़ गई जबकि लागत तो वही रही। तो इसलिए प्रोड्यूसर को इन्फ्लेशन में फायदा होता है। किसको? प्रोड्यूसर को, जो प्रोडक्शंस करते हैं। प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर को फायदा होता है, फायदा होता है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। समझ में आ गया? तो देखो आप आंकड़ा लगा भी सकते हो इससे कि किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। ठीक है? तो नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान लेने वाले को हो रहा है, सॉरी देने वाले को। और जो लेने वाले हैं ना, किसको फायदा किसको नुकसान हो रहा है? ऋण, देखो सबसे पहला तो ऋण लेने वाले को क्या होगा? ऋण लेने वाले को बहुत फायदा होगा। दूसरी बात, जो व्यापारी होंगे, देखो मैं यहाँ पे नुकसान और फायदा पूरा लिख देता हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा। देखो देखो इसका क्या होगा? सबसे पहले ऋण लेने वाला, ऋण ऋण लेने वाला को फायदा होगा, और ऋण देने वाले को, देने वाला का नुकसान होगा। ठीक है? दूसरी बात है कि जो व्यापारी हो गए, मतलब ना उत्पादक, उत्पादक उत्पादक हो गए, या प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं सामान को, उनको क्या होगा? फायदा होगा। मतलब बिजनेसमैन जिसको बोल सकते हैं, बिजनेस मैन, उसको फायदा होगा। ठीक है? रियल एस्टेट वाले को भी फायदा होगा। रियल एसेट जो होती है ना, जैसे आपने जमीन कीन लिया और उसको छोड़ दिया, वाह रे वाह कितना फायदा होगा। देखते हो ना, जमीन का रेट हर साल बढ़ती जाती है, वो कभी भी घटना नहीं होती है। सबसे ज्यादा किसको नुकसान होगा? जिसका इनकम जो है ना वो फिक्स्ड है, इनकम जो है वो फिक्स्ड है, उसको भारी नुकसान होगा। इनकम जो है वो फिक्स्ड है, भारी नुकसान होगा। बचत करने वाले जो सेव करते हैं, सेविंग करते हैं, उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि जो पैसा आप, समझ रहे हो ना, जो पैसा आपने 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया आपने 2025 में रखे हो, वही पैसा 2027 में भी रहेगा, 2027 में भी रहेगा। लेकिन पता है इसका परचेजिंग पावर जो 2025 में था वो 2027 में नहीं रहेगा। 1 लाख में 2025 में आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन पता है 2027 में इसका कोई वैल्यू नहीं है, बहुत कुछ कम कर पाओगे। तो जो सेविंग होती है ना, पैसा रियल में सेविंग होती है, इससे इन्फ्लेशन में काफी नुकसान होता है। इसलिए बोला जाता है ना कि पैसा को आप क्या करो, सेविंग सेविंग नहीं करो, एक अकाउंट में मत डालो आप, मतलब मार्केट में डालो, ऐसे मतलब बहुत सारे चीज होती है, तो वैल्यू कम जाती है। ठीक है? और किसको नुकसान होगा? जो गरीब है, गरीब है, गरीब हैं और मध्यम वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग के हैं, उनको तो काफी ज्यादा नुकसान होगा। समझ रहे हो? लोन देने वाले को भारी नुकसान होगा, लोन देने वाले को, देने वाले लोग को भारी नुकसान होता है। ठीक है? लोन देने वाले लोग को काफी भारी नुकसान होता है, जो लीडर होते हैं उनको
भारी नुकसान होता है। तो फायदा किसको होगा? उधार लेने वाले को, चीज बेचने वाले को और गोल्ड्स वाले को। नुकसान किसको होगा? जो फिक्स सैलरी में है, सेवर करते हैं, मिडिल फैमिली में है और लोन देने वाले हैं, ये सब काफी ज्यादा नुकसान में रहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है। किसमें? इन्फ्लेशन में। फायदा किसको होता है? ऋण लेने वाले को, जो प्रोड्यूसर होते हैं और बिजनेसमैन होते हैं उनको। जैसे रियल एस्टेट को बहुत फायदा होता है, रियल एस्टेट में जो भी है ना सब फायदा होता है। नुकसान, ऋण देने वाले को भारी नुकसान होता है, जिसकी इनकम फिक्स्ड होती है उसको भारी नुकसान होता है। सेविंग करने वाले को भी भारी नुकसान होता है। गरीब और मध्यम वर्ग वाले को भी भारी नुकसान होता है। सेविंग वाले देखो कैसे, जैसे मान लो आप चाह रहे हो ना कि मैं 2025 में 20 लाख रुपया सेविंग कर लूं। 20 लाख मतलब ना 20 लाख रुपया मैं सेविंग कर लूं। आप भाई कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन पता है आप चाह रहे हो कि मैं 2028 में 20 लाख को यूज करूं, बहुत इसका वैल्यू कम जाएगा। कैसे कम जाएगा मैं समझाता हूँ। जैसे आप 20 लाख में आप मान लो एक घर खरीद सकते थे, लेकिन घर का तो प्राइस बहुत बढ़ चुका है, तो क्या 20 लाख में आप खरीद पाओगे? नहीं। आप इसको खरीदने के लिए आपको 30 से 40 लाख का 30 लाख या 40 लाख का यूज करना पड़ेगा। तो क्या फायदा रहा 20 लाख का जमा करने से? नहीं फायदा रहा। इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि आप मार्केट में डालो। कहाँ? शेयर मार्केट वगैरह में डालो। लेकिन शेयर मार्केट में पता है ना, डालोगे तो पता चला कि जो भी 20 लाख है वो जीरो हो जाएगा। तो समझ में आ गया यहाँ तक अच्छे से? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कुछ है भी नहीं इसमें हार्ड, दिमाग से एक बार अगर आप समझ लेते हो तो मेरा आपका काम हो जाएगा। देखो भाई, हम लोग को हर तरीका से हम लोग को पढ़ के जाना है, एक चीज भी नहीं छोड़ना। क्योंकि दरोगा का इस बार का एग्जाम जो है ना, वो एग्जाम नहीं रहा, क्योंकि बहुत लास्ट मोमेंट में निकाल रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको अच्छे से? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या, अब हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया? हम लोगों ने बहुत कुछ समझ चुके हैं अच्छे से। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन समझ लिए, सब कुछ समझ लिए अच्छे से। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन समझ लिए हैं, डिमांड पुश इन्फ्लेशन समझ लिए हैं। फिर हम लोगों ने क्या क्या समझ लिए? टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन समझ लिए हैं। फिर इफेक्ट समझ लिए कि किसको नुकसान होता है और किसको फायदा होता है, ये समझ लिए। अब समझते हैं कि मेजरमेंट कैसे करते हैं भारत में, इसका मेजरमेंट कौन करता है। तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो वो इकोनॉमिक्स एक ऐसा चैप्टर है ना, जो अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया ना तो आपको आसान लगेगा। नहीं तो पता, डे बाय डे इकोनॉमिक्स का लेवल बढ़ते जा रहा है। मतलब 2023 का जब दरोगा का एग्जाम हुआ था तो उसमें से 20 क्वेश्चन, सॉरी 10 क्वेश्चन पूछा गया था। 10 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है और हर बार पूछा जाएगा। देखो हाल ही फिलहाल में 2-3 एग्जाम हुए हैं, तो एग्जाम इकोनॉमिक्स से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। तो इकोनॉमिक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। बाबर और हुमायूं और अकबर करने से बेटर है कि आप इसको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि उससे क्वेश्चन अब नहीं पूछते हैं। जब तक वो बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी ना, वो नहीं पूछा जाएगा। और वैसे भी उसको पूछने से मुझे नहीं लगता कि उसको पूछना चाहिए। क्यों पूछे? में खाली लड़ाई झगड़ा है, कुछ सीखने को मिलता है उससे? कुछ नहीं। अब देखो मेजरमेंट कैसे करते हैं। मेजरमेंट 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 ऑफ इन्फ्लेशन। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब मुद्रा स्फीति स्फीति का मापन। देखो कैसे करते हैं। देखो भारत में इन्फ्लेशन के दो प्रमुख माप है। एक है डब्ल्यू डब्ल्यू पी आई। इसको हम लोग लिखते हैं होल होल सेल होलसेल प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स
इंडेक्स ये है, मतलब इसको हिंदी में बोल सकते हो थोक 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 मूल सूचकांक, मूल सूचकांक। और एक है सीपीआई, सीपीआई जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंज्यूमर 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 प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको हिंदी में है उपभोक्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये है, ठीक है। देखो जो WPI है वो थोक बाजार और वस्तु के दामों के आधार पर इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है। ये क्या किया जाता है, थोक बाजार में, थोक बाजार बाजार में वस्तुओं और दामों के आधार पर इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, मेजर किया जाता है। मतलब ना यह बताता है कि जो प्रोसीजर है वो स्तर पर कितनी महंगाई है। इसे तैयार करता है कौन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसको कौन तैयार करता है, इसको तैयार करता है मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। पता है कौन है इसका मंत्री, पीयूष गोयल जी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत अच्छे आदमी हैं वो। रेलवे में तो काफी अच्छा रोजगार दिया था, लेकिन जब से ये अश्विनी वैष्णव जी आया ना, रेलवे को ही पूरा नहस तहस कर दिया। और बेस ईयर इसको लेके चला जाता है 2011 से 2012, ये बेस ईयर है भारत का। यहीं से महंगाई को मेजर किया जाता है, किससे, डब्ल्यू होलसेलर प्राइस से। मतलब ना यहाँ पे जो भी थोक बाजार होंगे, थोक बाजार में वस्तुओं और दामों को अच्छे से मेजर करते हैं, ठीक है। समझ में आया ये समझ में आया जी आपको। हाँ, मतलब ना जो थोक वाले सामान होते हैं उसको किस पे मेजर किया जाता है, थोक मूल वाले जो होती है इसको WPI से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन सीपीआई जो है, सीपीआई देखो, सीपीआई का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। तो दो तरह का हम लोग को है, देखो इसमें होलसेल मार्केट, मतलब ना होल, देखो यहाँ पे बोला भी क्या है, होलसेल, होलसेल प्राइस वाले जो भी होती है इसको मेजर किया जाता है। मतलब सरल भाषा में समझ सकते हो ना, तो कोई कंपनी चावल चीनी स्टील बेचती है, कीमत दर बताती है, तो उसके आगे मार्केट पे क्या पड़ेगा, ये सब प्रोडक्शन स्टेज पे WPI पे मेजर किया जाता है, ठीक है। और ये कौन जारी करता है, ये जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, याद रखना है, ये जारी करता है। और इसका बेस ईयर पता है 2011-12 लिया गया है, 2011-12 को बेस ईयर मान के चला जाता है। इसका मतलब ना कि उस साल दामों को 100 माना जाता है और उस पे ही दामों को तुलना करके देखा जाता है। इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, कृषि, खनिज, पेट्रोल, डीजल, बिजली, जो भी उद्योग वस्तु है ना वो सब इसमें किया जाता है, ठीक है। समझ रहे हो ना, WPI में देखो इसमें कंज्यूमर पर असर नहीं बताता, क्योंकि कंज्यूमर जो होती है ना वो छोटे छोटे सामान खरीदते हैं। इसमें सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ केयर शामिल नहीं करते हैं। जो भी सर्विस है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, इसमें शामिल
नहीं किया जाता। इसलिए जो ये है ना, सरकार अब ज्यादा भरोसा इस पे नहीं करती है। तो देख रहे होगे ना, तो ये ज्यादा उतना भारत सरकार इस पे ज्यादा फोकस नहीं करती है। अब आती है सीपीआई। देखो सीपीआई है ना, ये बताता है आम जनता, आम जनता, आम जनता जिसको बोला जाता है कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर के लिए वस्तु, वस्तु और सेवाएं, सेवाओं, सेवाओं का, सेवाओं जो महंगी हुई, महंगी हुई, महंगी हुई उसको वो मतलब ना, ये रिटेलर लेवल का बताता है। मतलब ना जो रोजमर्रा वाली सामान है, जो रोजमर्रा, 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 रोजमर्रा वाला जो भी सामान है ना, वो सब इसमें दिखाता है। मतलब दूध, कपड़ा, खाना, दूध, खाना, फूड हो गया, खाना हो गया, दूध हो गया, दूध हो गया, किराया हो गया, बिजली हो गया, दवा हो गया, ये सब किस पे मेजर किया जाता है? WPI पे, सॉरी CPI पे करते हैं। CPI कौन जारी करता है? तो ये करता है NSO, NSO का है नेशनल स्टैटिकल ऑफिसर, या इसको करता है MOSPI के द्वारा जारी किया जाता है, पता है। और इसका बेस ईयर जो लिया गया है वो 2012 है, इसका बेस ईयर 2012 है, ठीक है, समझ रहे हो ना। नेशनल स्टैटिकल ऑफिसर और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल प्रोग्राम इन्फ्लुएंसर्स के तहत ये काम करता है। इसका बेस आई 2011 है। देखो इसमें जो है ना, इसमें भी बहुत सारे टाइप्स है, अलग अलग सीपीआई बनाया गया है। सीपीआई ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर, सीपीआई ऑफ रूरल, फिर सीपीआई कंबाइंड। आरबीआई इन्फ्लेशन इसी से मेजर करता है, इसी से, आरबीआई भी इसी से करता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि सीपीआई जो है ना, वो आम जनता की परचेजिंग पावर को शो करता है। परचेजिंग पावर, किसके पास कितना परचेजिंग पावर है। और आरबीआई जो है ना, मॉनेटरी जो पॉलिसी है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, इसी पे बनाता है। और गवर्नमेंट का जो इन्फ्लेशन है, टारगेट, वो इसी पे ही मेजर किया जाता है, सीपीआई पे ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो समझ लो कि जो WPI है वो थोक में चीजें महंगी हुई उसको बताता है, और सीपीआई आम जनता की चीजों को महंगी बताता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका बेस ईयर 2011-12 है, लेकिन इसका बेस ईयर 2012 है। ये कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये जारी करता है NSO और MSOPT, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक हम लोगों ने समझ गया। अब देखो महंगाई को हम लोगों ने, महंगाई क्या होता है पढ़ लिया, कितने टाइप्स के महंगाई होते हैं हम लोगों ने पढ़ लिया, किसको फायदा होता है किसको नुकसान होता है ये भी पढ़ लिया, मेजरमेंट कैसे करते हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब समस्या आता है ना कि इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको कंट्रोल भी तो करना है ना। अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो क्या होगा, लगातार महंगाई बढ़ती जाएगी और एक समय क्या होगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा आम पब्लिक को। इसीलिए क्या करती है, इसको कंट्रोल करती है। अब कौन कंट्रोल करता है? तो कंट्रोल करता है आरबीआई। और हम लोग ऑलरेडी आरबीआई का चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो ऐसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ इसको। इसको कंट्रोल कौन करता है ना, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने इन्फ्लेशन का पूरा पार्ट हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। देखो ये सब हम लोग का सिलेबस में एनसीईआरटी पढ़ना है भाई, तो ये सब इग्नोर नहीं कर सकते हो आप लुसेंट पढ़ लो, ये सब जो भी पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन बेसिक चीज को आप मत इग्नोर करना। नहीं तो क्या होगा ना, बेसिक चीज से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे आगे। देखो आगे है, आगे है, देखो हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको कंट्रोल कैसे करेगा, कंट्रोल कैसे करेंगे इन्फ्लेशन को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो देखो भाई इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट आरबीआई जो है ना, ये करती है। क्या करती है आरबीआई?
मॉनेटरी पॉलिसी लाती है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या लाती है? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी लाती है। पॉलिसी लाती है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब समझ रहे हो ना? मौद्रिक नीति लाती है। इसमें क्या लाती है? बहुत कुछ लाती है। देखो आरबीआई जो है ना हर नजर रखती है कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ा, तो इसके पास टूल है। मतलब ना आरबीआई ये देखती है इंटरेस्ट रेट पे कि क्या बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा है नहीं, नहीं है, क्या है, तो ये सब। तो देखो अगर आप समझो, पहले बेसिक चीज को समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। बेसिक चीज को हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों करता है आरबीआई। ऐसा आरबीआई का के पास ऐसा क्या पावर है जिससे ये करता है। तो सबसे बड़ी बात है ना, ये क्या करता है, दो इसके पास काम है। एक है इंटरेस्ट को बढ़ाना, इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट को क्या करता है? बढ़ा देता है। इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना, और इंटरेस्ट रेट को क्या करता है? ये घटा देता है जब जरूरत पड़ेगा। ये अपने अनुसार करते रहता है। देखो आरबीआई क्या करती है? कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को। किसके द्वारा? मॉनेटरी पॉलिसी लाती है आरबीआई के द्वारा। इसमें क्या होती है? इंटरेस्ट रेट को कभी बढ़ा देता है, कभी इंटरेस्ट रेट को घटा देता है। आप देखते हो करंट अफेयर में हमेशा पढ़ते रहते हैं क्या होती है। देखो समझते हैं, पहले बेसिक चीज समझ लेते हैं, फिर इसका टूल समझ लेते हैं। देखो आरबीआई, देखो एक होती है आरबीआई, फिर एक होती है बैंक, और एक होती है पब्लिक। पब्लिक यही होती है ना, इसी के पास तो चलता है। बैंक कौन सा बैंक? कॉमर्शियल बैंक। देखो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई रेट को बढ़ा देगा, मतलब रेट को बढ़ा देगा। जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट है, उसको बढ़ा दिया, उसको बढ़ा दिया। तो क्या होगा? बैंक लोन कम लेंगे। बैंक जो है वो आरबीआई से लोन कम लेगा। लोन जो है वो कम लेगा, कम लेगा, लोन कम लेगा। और क्या करेगा? और क्या करेगा? बैंक के पास पैसा कम जाएगा, पैसा कम जाएगा। अब जब पैसा कम जाएगा तो बैंक भी पब्लिक को पैसा कम देगी, मतलब लोन जो देगी, भाई लो लोन लो, लेकिन क्या होगा? हाई रेट पे देगी, हाई रेट पे देगी, हाई रेट पे देगी। तो जब हाई रेट पे देगी तो पब्लिक हाई रेट पे लोन लेना ही नहीं चाहेगी। तो क्या होगा? मार्केट में पैसा कम जाएगा, और जब मार्केट में पैसा कम जाएगा तो इन्फ्लेशन का कंट्रोल हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो यही होती है कि जब मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो लोग कम लोन लेंगे, तो मार्केट में पैसा कम होगा तो इन्फ्लेशन घट जाएगी। जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटा देगी तो लोन सस्ता होगा, डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। यही काम करती है। समझ रहे हो आप? समझ में आ रहा है? मैं फिर से समझाता हूँ, बहुत देसी भाषा में मैं समझा देता हूँ। देखो मैं समझाता हूँ। देखो पहला क्या है? एक है आरबीआई, फिर है बैंक, और फिर है पब्लिक। पब्लिक बोलो या बहुत सारे कंपनियां भी होती है ना, कंपनी भी लोन लेती है, ऐसा नहीं कि पब्लिक ही लोन लेती है। देखो कॉपरेटर बहुत सारे लोन लेते हैं। देखो आरबीआई क्या करेगा ना, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, इंटरेस्ट रेट है जो बढ़ा देगा। तो जब बढ़ा देगा तो क्या करेगा? बैंक के पास जो है वो लोन, मतलब बैंक के पास जो है ना वो पैसा कम होगा, पैसा जो होगा वो कम होगा, क्योंकि लोन लेगा ही नहीं बैंक आरबीआई से। अब पैसा कम रहेगा तो क्या करेगा? पब्लिक के पास क्या करेगा? पैसा लोन तो देगा, लोन देगा, लेकिन हाई रेट पे देगा, हाई रेट पे देगा, हाई रेट पे।
अब हाई रेट पे कोई लोन लेना चाहेगा? बहुत कम लोग हैं जो हाई रेट पे लेंगे, क्योंकि उसके पास इमरजेंसी होगा तभी लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। तो पब्लिक के पास हाई रेट पे लोन नहीं आएगा, तो पब्लिक के पास पैसा क्या होगा? कम जाएगी, और कम जाएगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और इसका उल्टा करोगे तो उल्टा हो जाएगा। अब आती है ना, देखो अब आती है कि आरबीआई ऐसे कैसे करता है। ऐसा तो नहीं ना कि हम जो बता रहे हैं वही करता है, नहीं, आरबीआई क्या करता है वो देखते हैं। देखो आरबीआई क्या करता है हम लोग समझ लेते हैं। ऐसे आपने पढ़ा भी होगा, और मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देखना और वहां पे आना, मुद्रा और बैंकिंग में ये पूरा मैं अच्छे से बता चुका हूँ। मैंने बोला भी था कि इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, वहां पे भी पढ़ सकते हैं। तो देखो बहुत सिंपल है, 4 रेट से ये बढ़ाता है आरबीआई, बैंक, पब्लिक। देखो आरबीआई के पास 4 टूल होती है। एक होती है रेपो रेट, देखो एक होती है रेपो रेट, जिसको बोला जाता है रेपो 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 रेट। एक होती है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। और बैंक जो इसको देती है पब्लिक को, उसको बोला जाता है बैंक रेट, ठीक है। ये हो गया। और एक होती है सीआरआर, देखो एक होती है सीआरआर, सीआरआर इसको बोला जाता है कैश कैश रिजर्व रेशियो, ये बोला जाता है। इसका हिंदी में हम बोल सकते हो नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, ये बोला जाता है। देखो अनुपात 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 ये बोलते हैं। एक और होती है एसआलआर, एसआलआर इसको बोला जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये बोलते हैं। इसका इसका हिंदी में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और भी बहुत सारे हैं टूल हैं इसका। एक होती है क्या होती है ओ ओ एम ओ, जिसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन ये होती है। और एक होती है एमएसए, एक और होती है एमएसए, एमएसएफ जिसको बोला जाता है मार्जिनल 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 स्टैंडिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखो इतने तरीका से क्या करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये सब मॉनेटरी पॉलिसी का है। देखो रेपो रेट क्या होता है, सब एक बार हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखो रेपो रेट क्या होती है देखो रेपो रेट होती है जिस रेट से आरबीआई से बैंक लोन लेती है, उसी को बोला जाता है रेपो रेट, ठीक है। जिस इंटरेस्ट या रेट से बैंक आरबीआई से लोन लेती है उसको रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, आरबीआई बैंक से जिस रेट से लोन लेती है उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। देखो आरबीआई लोन देती है तो रेपो रेट, बैंक से आरबीआई लोन लेती है तो रिवर्स रेपो रेट। एक होती है कैश रिजर्व रेशियो, देखो इसका मतलब होता है ना कि बैंक को एक रूल और कंडीशन रखा गया है कि आपके पास जितना अमाउंट है बैंक में, जितना पैसा है उसका कुछ परसेंट आपको कैश के रूप में कहाँ रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। इसलिए रखना पड़ता है ताकि अगर बैंक इमरजेंसी की कंडीशन में आ जाए तो फिर आरबीआई क्या करता है, बैंक को हेल्प करता है। तो इसीलिए हर बैंक को एक कंडीशंस दिया गया, तो कितना रखना होता है, क्या रखना होता है, ये मत पढ़ो, वो बैंक जानती है और आरबीआई जानता है।
लेकिन ये होती है ना कि कैश रिजर्व रेशियो में ये रूल बनाया गया है कि हर एक बैंक को कितना पैसा रखना पड़ेगा, जो अमाउंट है, जैसे मान लो 10,000 करोड़ है, 10,000 करोड़, मान लो 1,000 करोड़ है, तो 1,000 का कुछ परसेंट पैसा जो है ना वो आरबीआई के पास बैंक को रखना पड़ता है। फिर है एसएलआर। एसएलआर उसको बोला जाता है जो, देखो यहाँ पे कैश के रूप में भी आप रख सकते हो एसएलआर में, फिर आप रख सकते हो सरकारी बॉन्ड के रूप में, सोना के रूप में, जो भी है ना बॉन्ड के रूप में जो भी है ना बैंक रखती है आरबीआई के पास। जनरली यहाँ पे सोना बैंक, सोना और जो सरकारी बॉन्ड होती है ना वो रखे जाते हैं आरबीआई के पास, ठीक है। ये हो गया। ओपन मार्केट क्या होती है? ओपन मार्केट में क्या होती है ना, ओपन मार्केट में क्या होती है, आरबी आरबी जो आरबीआई आरबीआई जो होती है ना वो बाजार से, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता है या बेचता है। जैसे भारत सरकार बहुत सारी चीज खरीद रही है या बेच रही है, तो आरबीआई या तो बॉन्ड खरीदा तो उसको बेच देगा, या बॉन्ड को खरीदना चाहता है तो आरबीआई क्या करती है ना, बॉन्ड को खरीदती है या बेचती है ओपन मार्केट सिक्योरिटी में। समझ रहे हो ना? इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन में कंट्रोल होता है, और ये होता है मतलब ना पैसा बाजार से निकलता है, इन्फ्लेशन घटता है, तो इस तरह से होती है। एमएसएफ मतलब होता है ना कि रेपो रेट थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो इमरजेंसी लोन ले लेते हैं, तो इसीलिए एमएस पर रेट लगा देता है। तो ये सारे टूल जो होती है ना वो आरबीआई के तहत करके हमारा क्या करता है, लोन को कंट्रोल कर देता है, ठीक है। और ये देखो आरबीआई ये सब कौन करते हैं, आरबीआई का गवर्नर करता है, गवर्नर, समझ रहे हो आप? तो देखो ये तो आरबीआई करता है, क्या आरबीआई के पास तो ये पूरा अधिकार है, तो क्या लोन ये इन्फ्लेशन कम हो जाती है? नहीं, भारत सरकार के पास भी पावर दिया गया है। वो कैसे करता है, वो तो ये सब रेट के द्वारा नहीं करेगा, समझ रहे हो ना? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, फिर एमएसएफ ऐसा नहीं करता है। ये तो ये तो आरबीआई बैंक करती है, लेकिन अगर महंगाई को सरकार के द्वारा कंट्रोल करना है तो फिर क्या करती है, तो वो लाती है फिस्कल पॉलिसी। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं फिस्कल पॉलिसी। सरकार कैसे कंट्रोल करेगी? देखो भारत सरकार ऐसा नहीं कि आरबीआई पे निर्भर रहती है, अपने से भी वो चाहेगी ना भारत सरकार तो कंट्रोल महंगाई को कर सकती है, तो उसके लिए भी उसके पास भी पावर है। कैसे है? जैसे निर्मला सीतारमन चाहेगी तो महंगाई को बहुत कम कर सकती है। जैसे जीएसटी को देखो उन्होंने क्या किया, कम कर दिया, परचेजिंग पावर को बढ़ा दिया, तो एक तरह से महंगाई भी कम की है वो। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर है जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट भी कम कर सकता है। क्या करता है, देखो क्या क्या करता है, डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो क्या करता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार फिस्कल पॉलिसी लाती है। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी कौन सा, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी लाती है। देखो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इसको हिंदी में बोला जाता है राजकोषीय नीति। राजकोषीय, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति लाती है। मतलब ना कि फिजिकल पॉलिसी का मतलब होता है ना कि राजस्व, मतलब ना गवर्नमेंट, देखो यहाँ पे सरकार की बात हो रही है, आरबीआई का यहाँ पे रोल नहीं है, गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो जो गवर्नमेंट होती है ना तो कितना रेवेन्यू किया और कितना एक्सपेंडिचर किया उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। मतलब कितना उन्होंने रेवेन्यू किया, कितना उन्होंने रेवेन्यू किया मतलब उन्होंने कितना राजस्व उसको मिला, कितना राजस्व मिला, और वो कितना व्यय किया, व्यय किया मतलब एक्सपेंडिचर, कितना उन्होंने खर्च किया, कितना उन्होंने खर्च किया, इस पे डिपेंड करता। तो देखो सरकार अब कैसे करेगी, तो सरकार क्या क्या करती है, सरकार के पास तीन ही ऑप्शन है। टैक्स, सबसे बड़ा हथियार है टैक्स, टैक्स और सब्सिडी, सब्सिडी, यही दो तरीका से सरकार क्या करती है, महंगाई को कंट्रोल कर देती है। सबसे बड़ा हथियार है टैक्स और उससे कम है
सब्सिडी। इसके कारण क्या करती है ना, क्या करती है वो मनी सप्लाई को क्या करती है, कंट्रोल कर देती है। मनी सप्लाई को क्या करती है, कंट्रोल कर लेती है। कैसे, देखो जब महंगाई बढ़ती है ना तो सरकार खर्च को घटा देती है, व्यय को क्या करती है, घटा देती है, और टैक्स बढ़ा देती है। क्या करती है, जब गवर्नमेंट को लगता है कि महंगाई बढ़ चुकी है तो टैक्स को बढ़ा देगी, टैक्स बढ़ाएगी और खर्च कम कर देगी। तो इससे क्या होगा, सरकार के पास पैसा आने लगेगा और खर्च कम करेगा। किसके कारण, टैक्स के कारण। और जब मंदी आती है तो सरकार खर्च बढ़ा देती है और टैक्स को घटा देती है, ऐसा करती है। इससे क्या होता है ना, सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रण कर लेती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है टैक्स पॉलिसी। टैक्स पॉलिसी के कारण सबसे बड़ा हथियार है गवर्नमेंट का टैक्स पॉलिसी के कारण, फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कारण, और भी बहुत सारे हैं। पब्लिक बोरिंग, जो भी सरकारी चीजें है उसको बेच देगी। तो बहुत डीप में है ये सब, उतना हम लोग को नहीं पढ़ना है। बस हम लोग इतना पढ़ते हैं ना कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में होती है ना, कि फिस्कल पॉलिसी भारत सरकार लाती है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लाती है, और दोनों काम इन्फ्लेशन का ही कंट्रोल करने में ज्यादा होती है। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव आरबीआई का होता है, भारत सरकार का उतना नहीं होता है, क्योंकि भारत सरकार अपने फायदा के लिए करती है, और आरबीआई जो होती है ना वो देश को कंट्रोल करने के लिए करती है। ठीक है, तो ये सब तो हमारे लिए, अब देखो इतना डीप में हम लोग को नहीं पढ़ना है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन उतना डीप में हम लोग से नहीं पूछा जाएगा। धन्यवाद भाई, हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, बहुत बहुत शुक्रिया।